तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम में जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित समतल चालक, समझिएगा बात को, आवेशित यानी आवेशित है, समतल चालक, बाबू चालक की बात हो रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बाबू आपको पता होगा, कोई भी ये चालक है किसी भी आकार का, पहले तो वो समतल चालक की बात किए हैं लेकिन हम किसी भी आकार का कह रहे हैं, ये कोई आवेशित चालक है। बाबू ये एक आवेशित चालक है और तुमको पता है, अगर ये आवेशित चालक हो तो इस चालक के सतह के पास में, किसी भी आवेशित चालक के सतह के ठीक पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चालक के सतह के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। किसी भी चालक के सतह के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, चाहे वह चालक बाबू टेढ़ा मेढ़ा हो या चाहे समतल हो। तो आवेशित समतल चालक, बाबू आवेशित समतल चालक के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया ए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट है, कह रहा है दूसरा, विद्युत क्षेत्र ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी में क्या संबंध सही है? शायद आप लोग पढ़े भी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है माइनस डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, हमेशा याद रखना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी में क्या संबंध होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है माइनस डीवी बाई डी आर। राइट ऑप्शन इज ए, आपका राइट ऑप्शन ए हो गया। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 9 किलोमीटर त्रिज्या के, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता। आप लोग को पता होना चाहिए कि विद्युत धारिता, विद्युत या विद्युतीय धारिता, धारिता को कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता को सी से डिनोट करते हैं। और किसी भी गोले की धारिता, किसी भी गोले का धारिता सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर। अच्छा बताइए, तो 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना दिया है बाबू? त्रिज्या दिया है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता क्या है? गोले की धारिता होती है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। और आपको पता होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है बाबू 1 बाई 9 गुणे 10 के पावर 9, 1 बाई 9 गुणे 10 का 9 इंटू आर। त्रिज्या आर कितनी है? त्रिज्या आर है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर मतलब 9 किलोमीटर मतलब 1000 कर दीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बाबू, ऊपर है 10 कर 3, 10 कर 3 और 10 कर 9 ऊपर जाएगा तो 10 कर माइनस 9 और प्लस 3 मिलकर के 10 के पावर माइनस 6। और धारिता किसमें होती है? हमेशा याद रखिएगा, धारिता फैराड में होती है। यानी आप कह सकते हो 10 कर माइनस 6 फैराड को कहते हो, 10 कर माइनस 6 को कहते हैं माइक्रो फैराड, यानी ये हो गया 1 माइक्रो फैराड। तो धारिता कितनी आ गई बाबू उस गोले की? तो 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता कितनी होती है? 1 माइक्रो फैराड। योर राइट ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि समानांतर पट्टिका यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? बाबू संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। पहला बात तो जान लो कि संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं? 2। संधारित्र में एक प्लेट होता है प्लस प्लेट, एक माइनस प्लेट होते हैं, 2 प्लेट होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, दोनों प्लेट समानांतर होते हैं, एक प्लेट पर प्लस चार्ज, एक प्लेट पर माइनस चार्ज। और किसी भी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? और समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए बाई डी। कोई पूछे समानांतर प्लेट संधारित्र, और समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं? 2।
एक प्लेट पर कौन सा चार्ज प्लस, दूसरे प्लेट पर कौन सा चार्ज माइनस। मान लीजिए बाबू इस प्लेट का भी प्लेट एरिया ए हो, इसका भी प्लेट एरिया ए हो, प्लेट का एरिया ए हो और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना हो डी, और दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा हो, जैसे मोम हो, पानी हो या कुछ भी हो, दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम भरा हो, तो इस समानांतर प्लेट संधारित्र की, इस संधारित्र की धारिता कितनी होती है, इसकी धारिता होती है C बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r a बाई डी, जहाँ a है प्लेट एरिया एंड d क्या है प्लेटों के बीच का सेपरेशन। तो बाबू राइट ऑप्शन हो जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r a बाई डी। हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बाबू पांचवा क्वेश्चन, किरकहॉफ। किरकॉफ मतलब किरकहॉफ भी कहते हैं या किरचॉफ भी कहते हैं। किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। और किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम में आवेश कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सही पूछो तो किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कांस्टेंट रहती है, आवेश। तो किरचॉफ के बिंदु नियम में यानी किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में, बाबू किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ही किरचॉफ का बिंदु नियम कहलाता है। ठीक है, इसमें आवेश कांस्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धारावाही चालक के अंदर, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। बाबू कोई तार है, किसी तार से धारा बह रही है, किसी तार से धारा बह रही है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, अनियमित होती है। कैसी होती है, अनियमित और अवमंदित। तो ये अवमंदित होती है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। समरूप तो होती नहीं है, किसी चालक तार से धारा बह रही है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति समरूप नहीं होती है, त्वरित भी नहीं होती है, एक रूप औसत भी नहीं होती है, अवमंदित डैम्प्ड मोशन होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बाबू कहता है कि सामान्य समायोजन में, सामान्य समायोजन यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है जिसमें फाइनल इमेज अनंत पे बनता है। हम बताए भी थे कि किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट दो तरीके से किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट कितने तरीके से, दो। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में वो फाइनल इमेज अनंत पे बनता है, हमको फाइनल इमेज अनंत पे बनता हुआ दिखता है, वो है नॉर्मल एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट होता है LDDV एडजस्टमेंट। LDDV एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज आंख से बस और बस 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनता है, ताकि हमारा आंख स्पष्ट रूप से उसको देख पाए। आप लोग को याद होगा हम जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप बताए थे तो उसमें ये दोनों एडजस्टमेंट देखे भी थे। तो चलो स्टार्ट, देखो फटाफट। कहता है बाबू कि सामान्य समायोजन में यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी जब फाइनल इमेज अनंत पे बने, सामान्य समायोजन में सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। और सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता होती है D/F। दो तरह का एडजस्टमेंट होता है, एक नॉर्मल, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ बनता है, अनंत पे। और इस समय आवर्धन क्षमता सिंपल माइक्रोस्कोप की होती है D/F। और दूसरा एडजस्टमेंट होता है LDDV। LDDV एडजस्टमेंट, LDDV एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर यानी D पर बनता है, और उस समय आवर्धन क्षमता होती है M बराबर 1 प्लस D/F। तो तुम्हारे को क्या पूछ रहा है, नॉर्मल, सामान्य समायोजन में यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होगी, D/F। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बाबू, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, हमारे नॉर्मल आई का सामान्य आंख के लेंस का फोकस दूरी कितना होता है, और हमारे आंखों के लेंस की फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर। ये जो हमारा आंख है ना, हमारा जो आंख है उस आंख में नेत्र लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर। एक्चुअल होता है 2.2 सेंटीमीटर से लेके 2.7 सेंटीमीटर तक, यानी 22 mm से लेकर के 27 mm के बीच हमारे आंख के नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। तो एक्चुअली उसमें नहीं दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बता रहे हैं। नेक्स्ट, और वो कह रहा है कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण होता है, सबको जानता है हीरे के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री 6 मिनट, 24 डिग्री 6 मिनट।
या 24.41 डिग्री। 24 डिग्री 6 मिनट कह दो या 24.41 डिग्री कह दो, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री 6 मिनट। अच्छा, दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस हो गया। दो संपर्कित उत्तल लेंस, अब वो संपर्कित उत्तल लेंस मतलब ये भी लेंस, ये भी उत्तल लेंस ऐसे है, ये भी उत्तल लेंस ऐसे है। दो उत्तल लेंस है, दोनों संपर्क में रखे गए, सटा के रखे गए हैं। दो संपर्कित उत्तल लेंस, दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस। अब वो दोनों उत्तल लेंस को सटाओगे तो इन दोनों का समतुल्य भी जो बनेगा, समतुल्य लेंस भी कैसा होगा? उत्तल ही होगा। दो बाबू दो संपर्क में उत्तल लेंस को सटा दिया जाए तो उसका समतुल्य लेंस भी क्या होता है? उसका नेचर भी उत्तल ही होता है। नेक्स्ट, प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत है, यानी बाबू ऑप्टिकल फाइबर। याद करो, ऑप्टिकल फाइबर TIR पर आधारित होता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। याद करो, ऑप्टिकल फाइबर में बाबू ये जो कोर होता है और कोर के ऊपर एक और परत होती है जिसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं, और उसके ऊपर प्लास्टिक का जैकेट लगा होता है। याद है, इसके ऊपर प्लास्टिक का जैकेट होता है। और एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली तुम्हारे को होता यही है बाबू कि इस कोर में हम लोग लाइट भेजते हैं। कोर में जैसे ही लाइट भेजते हैं तो ये लाइट जाता है, यहाँ TIR करता है, और TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। तो प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत, ऑप्टिकल फाइबर का मूल सिद्धांत, ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है बाबू? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए, इंद्रधनुष यानी रेनबो के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? अच्छा, रेनबो किस तरह बनता है? रेनबो में बाबू प्रकाश का विवर्तन होता है, गलत। प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है, गलत। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, गलत। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है बाबू। जब क्या होता है, बारिश के छोटे छोटे बूंदों पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो बारिश की वो बूंदे प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है। बारिश के छोटे छोटे बूंदों पर सूरज का श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वो छोटी बूंदे प्रिज्म जैसा व्यवहार करती हैं और वर्ण विक्षेपण होता है, और वर्ण विक्षेपण के चलते हम लोग को इंद्रधनुष दिखलाई देता है। और हम पढ़े भी है भाई कि इंद्रधनुष किसके वजह से बनता है? वर्ण विक्षेपण के चलते। राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कहता है, किस रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा? किस रंग के प्रकाश के लिए बाबू रंग कौन सा होगा? किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा? आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए भाई, एक संबंध पता होना चाहिए। कुशी का समीकरण, कुशी का समीकरण अपवर्तनांक म्यू और तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच बताता है। उसी का समीकरण होता है म्यू बराबर a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। उसी का समीकरण है म्यू बराबर a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। उसी का समीकरण बाबू अपवर्तनांक म्यू और तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच संबंध को बताता है। यहाँ देखो a और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है तो म्यू किसके भी उत्क्रमानुपाती है? लैम्डा स्क्वायर के। म्यू लैम्डा स्क्वायर के भी उत्क्रमानुपाती है, ये क्लियर है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए अपवर्तनांक कम होगा। जिस रंग के लिए बाबू लैम्डा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा ज्यादा होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम, लेकिन बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा। तो किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का या किसी भी चीज का अपवर्तनांक अधिक होगा? अब अपवर्तनांक अधिक किसका होगा? क्लियर है, अपवर्तनांक म्यू अधिक होने के लिए तरंगदैर्घ्य कम होना चाहिए, और तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है? बैगनी का। राइट ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करते हैं, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? अभी वही क्वेश्चन था, बैगनी। हाँ देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है बाबू कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है, रचनात्मक व्यतिकरण नहीं, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? याद करो, विनाशी व्यतिकरण कब होता है? जब दो तरंगे चलती है और एक का श्रिंग दूसरे के गर्त पर पड़ता है। जब एक का श्रिंग दूसरे के गर्त पर पड़े तो वहां पे विनाशी व्यतिकरण होता है, और वहां पे
प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। कब? जब एक का श्रिंग दूसरे के गर्त पर पड़ता है, तब। पता है ना? ठीक है। और हम आपको कंडीशन भी बताए थे कि विनाशी व्यतिकरण कब होगा, जब कब कब श्रिंग गर्त पर पड़ेगा, जब इस तरंग और इस तरंग के बीच पथांतर जो होगा वो λ/2 का ऑड मल्टीपल हो। और वो इवन मल्टीपल होता है तो रचनात्मक व्यतिकरण होता है, और जब दो तरंगों के बीच विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो वो पथांतर इवन मल्टीपल होता है। बताओ, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? वो λ/2 का ऑड मल्टीपल मतलब 2n+1, 2n+1 इंटू λ/2। राइट ऑप्शन योर बी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? बाबू, किसी भी अवरोध के किनारे से, ये अवरोध है, तीखा कोर है, बहुत तीखा कोर, किसी भी अवरोध के किनारे से जब लाइट जाता है ना तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, और किसी भी तीखे अवरोध के किनारे से लाइट का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? व्यतिकरण गलत, परावर्तन गलत, अपवर्तन गलत। राइट ऑप्शन बी। यानी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन, डिफ्रैक्शन कहलाता है। बाबू, चांदी के लिए कार्यफलन मतलब वर्क फंक्शन। कार्यफलन क्या होता है? बाबू, हम ले लिए चांदी, क्या ले लिए? ये है चांदी, ये हो गया बाबू चांदी। अच्छा, इस चांदी के लिए कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, कार्यफलन क्या होता है? वह मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी का प्रकाश पड़े तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए, बस आकर्षण सीमा को पार कर दें। एक्चुअली ये नहीं है, वो तो देखो, चांदी का कार्यफलन मतलब वर्क फंक्शन मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से मात्र आकर्षण सीमा तक बाहर निकालने में लगी हुई मिनिमम एनर्जी। और चांदी के लिए वर्क फंक्शन पाई नॉट कितना होता है? बाबू, ये होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखने वाला चीज है। कोई पूछ दे कि चांदी के लिए, चांदी यानी एजी, चांदी के लिए वर्क फंक्शन क्या है? कार्यफलन किसको कहते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से या ठीक अंदर से मात्र आकर्षण सीमा तक बाहर निकालने में लगी हुई एनर्जी। और चांदी के सतह से इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है ना, तो कम से कम 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी। तो चांदी का वर्क फंक्शन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट, हाँ देखिए, कहता है कि प्लांक नियतांक का मान, ये तो सबको जानता है बाबू, प्लांक नियतांक का मान, प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू क्या होती है? 6.625 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड। प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू 6.625 गुणा 10⁻34, तो 6.625 नहीं दिया, 6.626 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 6.625 गुणा 10⁻34, 6.626 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड। आपका राइट ऑप्शन हो गया सी। बहुत अच्छा। अब देखिए, फोटोन का गतिज द्रव्यमान, गतिक या गतिज दोनों कह सकते हो। फोटोन का गतिज द्रव्यमान, वो फोटोन का गतिज द्रव्यमान मतलब फोटोन जब चल रहा है तो उसका मास क्या है। और फोटोन का गतिज द्रव्यमान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि फोटोन की एनर्जी होती है E बराबर mc²। फोटोन की एनर्जी E बराबर mc² भी होती है, और फोटोन की एनर्जी E बराबर h न्यू भी तो होती है यार। फोटोन की एनर्जी E बराबर h न्यू बराबर mc²। अच्छा, वो h तो h, और न्यू को क्या लिख सकते हो? न्यू को लिख सकते हो c/λ। वही फोटोन की एनर्जी hc/λ भी लिख सकते थे, बराबर mc²। एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर m केवल निकालोगे m, तो h/c⁻, m = h/c⁻। तो बाबू बोलो, फोटोन का मूविंग मास क्या होगा? h/c⁻। फोटोन का मूविंग मास m बराबर h/c⁻। राइट ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी परिसर में पड़ती है? अब हमको पता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज पाई जाती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज, पहला है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, दूसरा है
पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज। चलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज पाई जाती है। पहला है लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पास्चन, चौथा बामर, ब्रैकेट, पांचवा फुंड, छठा हम्फ्री। और तुमको ये भी पता है कि लाइमन सीरीज जो होती है ना बाबू, ये होती है आपको अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी क्षेत्र में। लाइमन सीरीज पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। और कौन सी सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज दिखाई देती है, ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, यही हमको दिखाई देती है। ये विजिबल लाइट होता है, विजिबल रीजन में, ये विजिबल लाइट होता है, विजिबल रीजन में पाया जाता है। बाकी सब होता है इंफ्रारेड, अवरक्त। तो चलिए ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको केवल लाइमन सीरीज ही नहीं दे सकता है, लाइमन बामर मतलब कोई भी दे करके पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है बताइए, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी परिसर में, पराबैंगनी बाबू, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, पराबैंगनी परिसर में कौन पाई जाती है, पराबैंगनी क्षेत्र में लाइमन सीरीज पाई जाती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज पराबैंगनी में पाई जाती है, तो पराबैंगनी में सबसे ऊपर वाला पाया जाता है, याद होगा, वो है लाइमन सीरीज। आपका राइट ऑप्शन होगा ए, दैट मीन्स योर लाइमन सीरीज। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, कहता है कि रेडियो एक्टिविटी एक घटना है, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। अच्छा, कौन उपयुक्त नहीं है बाबू, सही पूछो तो कौन सा सही है पहले ये देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा गलत है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय घटना होती है, ये सही है, रेडियो एक्टिविटी नाभिकीय घटना होती है। रेडियो एक्टिविटी प्राकृतिक घटना है, रेडियो एक्टिविटी में कौन सा नाभिक कब विखंडित होगा ये पता नहीं किया जा सकता है, ये अपने आप होता है, ये प्राकृतिक घटना है, यह स्वतः स्फूर्त घटना है, यह अपने आप होता है। ठीक है, ये नाभिकीय घटना है, परमाणुविक घटना नहीं है, ये घटना नहीं है। तो तुमको कह क्या रहा है, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है, कौन उपयुक्त नहीं है, हई सब उपयुक्त है, हई है नहीं है, यानी आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आया। बोलिए, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है बीटा किरणें। अल्फा किरण क्या है बाबू, अल्फा किरण तो है हीलियम प्लस प्लस, गामा किरण तो रेडिएशन है, एक्स रे ये भी रेडिएशन है, लेकिन तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन कौन है बाबू, बीटा किरणें। याद रखना, बीटा किरणें ही तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अल्फा किरणें होती हैं बाबू, अल्फा कण होता है, अल्फा कण इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, विद्युत चुंबकीय विकिरण अल्फा कण है नहीं, हाइड्रोजन का नाभिक है नहीं। बाबू अल्फा कण सही में पूछो तो अल्फा कण मतलब होता है हीलियम प्लस प्लस। अच्छा, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, हीलियम का परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एक्चुअली हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण से ही पूछो तो हीलियम का नाभिक होता है, ये एक्चुअली होता है हीलियम प्लस प्लस, हीलियम का नाभिक। नेक्स्ट देखिए, प्रेसी एंटीना का परास बाबू, प्रेसी एंटीना यानी ट्रांसमिशन एंटीना का जो रेंज होता है, प्रेसी यानी प्रेषण करने वाला, छोड़ने वाला, सिग्नल छोड़ने वाला, प्रेसी एंटीना का परास, परास मतलब कितनी अधिकतम दूरी तक सिग्नल जा सकता है। प्रेसी एंटीना का परास डी, टीवी टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r में संबंध क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि हम आपको बताए भी थे बाबू कि किसी भी एंटीना का रेंज, कोई एंटीना से सिग्नल अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकता है, तो एंटीना के सिग्नल का रेंज होता है, रेंज x बराबर होता है √2RH। एंटीना का रेंज कितनी दूरी तक जा सकता है, x बराबर √2RH, तो रेंज x नहीं कहा है, d कहा है, तो d बराबर √2RH। योर राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि जब अपद्रव्य को, अपद्रव्य यानी इम्प्यूरिटी, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक में मादित किया जाता है यानी मिलाया जाता है, डोपिंग किया जाता है, जब अपद्रव्य को, अपद्रव्य मतलब अशुद्धि के परमाणु को, जब अशुद्धि के परमाणु को नैज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का परमाणु डाला जाता है, तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है। अब याद करो, बड़ा बट याद करो
किसी भी शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में डोपिंग की जाती है तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखिए, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। बाबू और जानते हो ना, और का व्यंजक, और का मतलब या, और गेट का व्यंजक है y बराबर ए और बी। और गेट, केवल और गेट का व्यंजक है y बराबर ए और बी, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में प्लस और को बतलाता है, ठीक है। और गेट का व्यंजक क्या होता है, y बराबर ए और बी, y बराबर ए और बी, लेकिन और नहीं है, नॉट और यानी नॉर, बस इसका नॉर करना है तो बस बाहर लगा दो, y बराबर ए और बी का बाहर, यानी बाबू तुम्हारा नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर ए प्लस बी का बाहर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकरण में यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में, और हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा निर्गम आवृत्ति है। अच्छा याद करो, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, वैसा रेक्टिफायर, वैसा रेक्टिफायर जो एसी के पूरे एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर में केवल आधे चक्कर को ही डीसी में कन्वर्ट कर पाए, वैसा रेक्टिफायर जो एसी के पूरे एक चक्कर में आधे ही चक्कर को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अच्छे छोटा सा बात बताओ, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर एक साइकिल अगर पूरा होता है तो इसमें भी एक ही साइकिल मिलता है, और तुम ही बताओ अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ज निवेश आवृत्ति, अगर हम इधर से 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी का एसी भेजें, 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी का एसी भेजें तो हमको ऐसा ऐसा 50 चक्कर मिलेगा, लेकिन 50 चक्कर में केवल आधा ही चक्कर नहीं मिलेगा, आधा ही चक्कर मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा 50 हर्ज निर्गम आवृत्ति, ठीक है। तो आपका 25 हर्ज नहीं होगा, 50 हर्ज, क्योंकि एक्चुअली हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, और वो ये है, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का काम है पूरे एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर में केवल आधे चक्कर को ही कन्वर्ट कर पाएगा, केवल यही आधा चक्कर कन्वर्ट कर पाएगा डीसी में, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। अगर तुम 50 हर्ज भी दोगे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज दोगे तो यही ऊपर वाला ही 50 बार मिलेगा, तो इसीलिए जो निर्गम आवृत्ति होगी, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल आल्सो योर 50 हर्ज, ओके। चलो ये इंपॉर्टेंट है, द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर, बाबू बाइनरी नंबर 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। बाइनरी नंबर इतना का दार्शनिक पद्धति में निम्नलिखित में कौन है, बाबू ये बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना है, रूल समझ लो, कुछ भारी नहीं है, क्या है 11110, ये है बाइनरी नंबर, क्या है 111, 4 तो 1 है, 0 बाइनरी नंबर है, 1110 ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहला बताओ, पहला नंबर क्या है 1, तो 1 लिख दो, इनटू 2 का पावर कितना, जितना अंक है 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना, तो 1 को कम कर दो तो 4, और प्लस करते जाओ। दूसरा अंक कौन है, 1 गुणे 2 के पावर 4 था, 2 के पावर 3 हो गया, प्लस तीसरा अंक क्या है फिर 1 गुणे 2 के पावर 2, प्लस चौथा अंक क्या है 1 इंटू 2 के पावर सॉरी 2 के पावर 2 के बाद से 2 के पावर 1, प्लस लास्ट अंक क्या है 0 इंटू 2 के पावर 0। बस क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल में जाना है, बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो जितने भी अंक है ना, सभी अंकों को 2 के पावर के साथ गुणा करना है। पहला अंक लिख दो 2 1, पहला अंक 1 लिख दो, 1 गुणे 2 का पावर कितना, 5 गो अंक है तो 2 के पावर 4, फिर दूसरा अंक 1 गुणे 2 के पावर 3, 1 गुणे 2 के पावर 2, 1 गुणे 2 के पावर 1, और फिर लास्ट में 0 है, 0 गुणे 2 के पावर 0। बाबू 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा। अब बोलो 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 के पावर 4 होता है 16, प्लस 2 के पावर 8, 2 के पावर 3 क्या होता है, 2 के पावर 3 8, प्लस 2 के पावर 2 क्या होता है 4, प्लस 2 के पावर 1 क्या होता है 2, बोलो 16 8 24, 24 4 28, 28 और 2 30, आंसर 30 हो गया। एंड 30 आपका डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, तो 30 पर 10 बेस दे दो, 30 10 योर राइट ऑप्शन बी हेयर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, एक्चुअली रखते वक्त नहीं सही से रख पाया आदमी, और कोई बात नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये भी कोई क्वेश्चन है यार। इलेक्ट्रॉन का आवेश सब कोई जानता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। लेकिन माइनस में बाबू इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 सही तो 16 है यार, गलत है। 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम